सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में जो आपका मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर बोल लो, चैप्टर 2, जिसके अंदर अपने रूल्स आते हैं, CRA रूल्स, कॉस्ट ऑडिट रूल्स जो है अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ये हर बार एग्ज़ाम के अंदर 10 to 15 मार्क्स फिक्स है इसका, या तो इनकी थ्योरी आ जाती है या फिर इनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल आ जाता है। और MCQ तो मस्ट आएंगे ही आएंगे। ये 2 से 3 MCQ, मतलब ये मान लो कि 4 से 6 मार्क के MCQ आपको इसमें से मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 15 से 20 मार्क ही मैटर करता है, ठीक है। तो आप ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 रूल गिवन है अपने पास में ना, और 6 रूल को अपन ढंग से पढ़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। रूल 1 जो है, रूल 1 क्या बताता है? रूल 1 बताता है शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब कि ये रूल्स कब आए और कब से ये लागू हुए, है ना। तो ये 30 जून 2014 से विथ इफेक्ट में है ना। 30 जून 2014 से विथ इफेक्ट के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे दे शैल कम इनटू फोर्स, ओके। और रूल 2 क्या बताता है? डेफिनेशन बताता है ना। डेफिनेशन किसकी बताता है? एक्ट की, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की, कॉस्ट ऑडिट की, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, फॉर्म की एंड इंस्टीट्यूट की। मतलब रूल 2 के अंदर डेफिनेशन है सारी की सारी। आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये रूल 1 रूल 2 सिर्फ एक बार देखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 3 में अपन चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, मैं फिर बोल रहा हूँ डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर हो या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, है ना, जिसका ओवरऑल टर्नओवर, यहाँ पे देखना ओवरऑल टर्नओवर, है ना, मोर देन और इक्वल टू 35 करोड़ रुपीस है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको मेंटेनेंस यानी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स की, मतलब उसको मेंटेन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर से देखना, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही हो गुड्स का, ये प्रोवाइड कर रही हो सर्विसेज, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर हो चाहे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, अगर ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, हमेशा जहां पे भी मैं टर्नओवर की बात करूंगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की ही देखनी है, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स की, ठीक है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। ये रूल 3 के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब एक बार इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देख लो। देखो बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा, फटाफट से आप याद हो जाएंगे, मेरे साथ बोलते हुए चलना। यहाँ पे देखो 2 टेबल डिफाइन है। टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर के लिए एंड टेबल बी जो है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए है। टेबल ए के अंदर देखो 6 इंडस्ट्री आती है, ठीक है। 6 इंडस्ट्री कौन सी है? देखो इसका निमोनिक है FTEPDS, FTEPDS। एफ से क्या है? फर्टिलाइजर्स, टी से टेलीकम्युनिकेशन, ई से इलेक्ट्रिसिटी, पी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डी से ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड एस से शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ठीक है। ये जो 6 इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री किसके अंदर आती है? रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर 33 इंडस्ट्री डिफाइन है, जिसको अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, 33 इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड इन टेबल 2 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है। अदर सेक्टर का मीन क्या होता है? जो टेबल ए एंड टेबल बी दोनों में नहीं है, वो अदर सेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर कहीं पे इंडिविजुअल टर्नओवर कहीं पे लिखा हो, इंडिविजुअल टर्नओवर कहीं पे अगर लिखा हो, तो उसका मतलब ये होता है टेबल ए के प्रोडक्ट एंड टेबल बी के प्रोडक्ट, मतलब रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड जो प्रोडक्ट है उन दोनों को मिला के इंडिविजुअल टर्नओवर बनेगा। और जहां पर ओवरऑल टर्नओवर या टोटल टर्नओवर लिखा हो, ओवरऑल टर्नओवर या फिर टोटल टर्नओवर लिखा हो, वहां पे टेबल ए के प्रोडक्ट, टेबल बी के प्रोडक्ट और टेबल सी, यानी टेबल सी बोलो अदर सेक्टर बोलो, इन तीनों का मिला के जो टर्नओवर आता है उसको ओवरऑल टर्नओवर बोलेंगे, ठीक है। रूल 4 क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ पे मैंडेटरी होती है ना। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जहाँ पे भी टर्नओवर में बोलूँ वहाँ पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही देखना है, ओके। तो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर ध्यान रखना, ओवरऑल टर्नओवर अगर 50 करोड़ और मोर है, ओवरऑल टर्नओवर मतलब A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस सी, ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर यानी मतलब 50 करोड़ होगा तो भी, है ना, या फिर और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्नओवर 25 करोड़ और मोर है, तो वहां पे एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कॉस्ट ऑडिट की। फिर से ध्यान रखना, रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर क्या देखना है? ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ और मोर। एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग जाएगी। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर अगर अपन आएंगे तो 100 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर और इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 35 करोड़।
तो यहाँ पे रखना 50 25 135, 50 25 135, 50 25 135, याद करके चलो, ठीक है। अब 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, एग्जाम्प्ट है। कौन कौन सी? अगर कोई सेज ऑपरेटिंग हो, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई ऑपरेट कर रही है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो जिसका रेवेन्यू का 75% एक्सपोर्ट हो, जिसका रेवेन्यू का 75% एक्सपोर्ट हो, और अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर कैप्टिव कंजप्शन की इंडस्ट्री है, वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट है कॉस्ट ऑडिट करने से, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रूल 3 जरूर अप्लाई होगा, रूल 4 भले नहीं हो। रूल 3 क्या था? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इनके ऊपर भी लगेगा, है ना, वहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। एग्जाम्पशन किससे है? सिर्फ कॉस्ट ऑडिट से है, ओके। तो रूल 4 नहीं लगेगा। इसको एक बार वापस से सुन लेना रिपीट करके, लेकिन याद करके चलना एक बार से, और हो सके तो अपनी कॉपी के अंदर खुद से चार्ट जरूर बनाना, और ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको प्रिंट करके एक बार अपने साथ में रख लेना, लेकिन हाथ से जरूर बनाना एक बार चार्ट को, ठीक है। रूल 5 क्या बताता है? जो कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन होंगे ना, वो CRA 1 के अंदर होंगे। CRA 1 टोटल मिला के अपने पास में 4 फॉर्म है, CRA 1 2 3 4। अब इन फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ के चलो, रूल 5 के अंदर ये बताया गया है कि, है ना, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे ना वो मेंटेन होंगे CRA 1 के अंदर, ठीक है। रूल 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बिल्कुल ही छोड़ के जा सकते। अभी लास्ट पेपर के अंदर भी 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, डिफाइन द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना। रूल 6 के अंदर बताया गया है, हमेशा लिख के आना है कि एज पर रूल 6 दी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर डिफाइन, ऐसे करके लिख के आना है। रूल 6 हमेशा याद रखना, ठीक है। तो रूल 6 के अंदर क्या बताया गया है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कर लो या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कर लो, ठीक है। अपॉइंटमेंट कर लो इसको, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। कौन करेगा? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बाय BOD, ध्यान रखना। पहला जो अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंट बाय BOD विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के भीतर BOD क्या करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा किसका? कॉस्ट ऑडिटर का, और फिर कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, और इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इन फॉर्म CRA 2। CRA 2 देखो यहाँ पे यूज आ रहा है, CRA 1 ऊपर यूज आ रहा है, CRA 2 यहाँ पे यूज आ रहा है, जो कि BOD यूज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। कब तक इन्फॉर्म करेगा? 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसको भी बोर्ड फिल करेगा हमेशा, ठीक है। कब फिल करेगा? विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, है ना, विद इन 30 डेज के अंदर को अपॉइंट करना होगा, और इन्फॉर्म करेगा CG को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, CRA 2 के अंदर। यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, CRA 2 यूज होगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर जो होगा, कॉस्ट ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक कंटिन्यू कर सकता है? टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे विच एवर इज अर्लियर, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, तो उससे 180 डेज या फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो अपना ऑफिस वैकेंट करेगा, ठीक है। जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, कॉस्ट ऑडिटर CRA 3 के अंदर करेगा। CRA 3 यहाँ पे यूज आ रहा है, 1 2 का यूज अपन देख चुके हैं, CRA 3 यहाँ पे यूज आ रहा है। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा CRA 3 के अंदर 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट है। किसको सबमिट करेगा? बोर्ड को सबमिट करेगा, BOD को सबमिट करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, अब BOD क्या करेगा? कंपनी यानी जो BOD है, BOD कंपनी एक ही हो गया, ठीक है। कंपनी फॉरवर्ड सच रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद एक्सप्लेनेशन इन CRA 4। जो CRA 3 में जो कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली है उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड करेगा, है ना, खुद के द्वारा। अगर मान लो कि कॉस्ट ऑडिटर ने कुछ डेफिशिएंसीज निकाल दी तो उसको क्लेरिफाई करके CRA 4 के अंदर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा विद इन 30 डेज के अंदर, ध्यान रखना, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे करके अपने रूल 6 के 6 रूल पूरे हो गए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। सो ये PDF आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।